Hello friends, welcome back once again to my channel Foundation Physics FP. I hope you all are good and doing well. सर्दियाँ बहुत है तो अपना ख्याल रखें, फैमिली का ध्यान रखें। आज की जो क्लास है उसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास एक वीडियो की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पे हमें वीडियो चाहिए। ग्रेविटेशन क्लास 9। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन क्या है, ओके, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे और ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। और ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेट्स स्टे ट्यून। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। एज यू ऑल नो दैट कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें अलग अलग पोजीशंस पे है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ए एंड द ऑब्जेक्ट का मास है m1 और एक अनदर ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट बी एंड जिसका मास है आपका m2। सो नाउ जो ऑब्जेक्ट ए है दैट इज अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा है, बी ऑब्जेक्ट पे अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। एट द सेम टाइम जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो अपने ए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो दैट मींस ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो ये अट्रैक्शनल फोर्सेस है, ओके, दैट मींस ये m1 m2 डिफरेंट मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। दैट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है, रिपल्सन का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। दैट मींस जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, दो मास रखे हुए, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन। It is denoted by capital G and the capital G is equals to 6.673 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये क्या है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई ग्रेविटेशन की सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन की ग्रेविटेशन है क्या। नाउ लेट्स डिस्कस कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। एज यू नो दैट कि हमने लास्ट जो 2 चैप्टर्स है आपके 9th क्लास के, फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन एंड सेकंड चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टडी किया, मोशन को स्टडी किया, तो उसमें आपने पता लगा कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस इज हियर, ये मूव करेगा कब, ओनली व्हेन सम अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कि अगर इस पे कोई भी आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तभी ये क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। जब तक इस पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा होगा ये मूव ऑन नहीं करेगा। सो दैट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक बार क्या था कि हमारे न्यूटन सर बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे और वो कहते हैं वो एप्पल का पेड़ था, न्यूटन सर यहाँ पे बैठे हुए थे, तो जो एप्पल है वो फॉल ऑफ होके उसके ऊपर गिरा। सो नाउ द न्यूटन ने जो क्वेश्चन था उसके दिमाग में ये अराइज हुआ, वो स्टडी कर रहा था कि मोशन क्या है, फोर्स क्या है, लॉज ऑफ मोशन क्या है। सो उसने जब उस चीज को स्टडी किया तो उसने देखा कि एप्पल मेरे ऊपर फॉल ऑफ, ओके, एप्पल मेरे ऊपर फॉल ऑफ हुआ। इसका मतलब क्या है कि एप्पल को किसी ने अट्रैक्ट किया है, एप्पल को किसी ने अट्रैक्ट किया। तो यहाँ से उसने उसके बारे में थिंक आउट करना स्टार्ट किया, उसके बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो व्हाई द एप्पल इज फॉलिंग डाउनवर्ड ओनली, कि एप्पल जो वो डाउनवर्ड में ही क्यों फॉल ऑफ हो रहा है, वो किसी अदर डायरेक्शन में क्यों फॉल ऑफ नहीं हुआ। ओके, या ऐसा भी तो हो सकता था कि जब एप्पल नीचे फॉल ऑफ हो रहा है, एप्पल जो है हमारी इस अर्थ को भी तो ऊपर तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, व्हाई द अर्थ डू नॉट मूव। तो इन सारी चीजों को लेकर उसने रिसर्च करी और उसके बाद उसे पता चला, उसने कुछ अपनी थ्योरीज बनाई, अपने पॉइंट्स दिए। तो उसके बाद वहां से हमने ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग करी।
ओके, तो ये इसकी कंसेप्चुअल स्टोरी होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन ने इसके बारे में डिस्कस करी, रिसर्च करी, तो उसने अपना लॉ बनाया। उस लॉ को उसने नेम दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि that there are two masses, one mass m1 and second mass m2, and they are apart at a distance d, or you can also say it r। आपको डिस्टेंस d की फॉर्म में भी मिल सकती है और r की फॉर्म में भी मिल सकती है। तो न्यूटन ने जो बोला था अभी हमने स्टडी किया था कि जो ऑब्जेक्ट a है वो ऑब्जेक्ट b को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एंड जो ऑब्जेक्ट b है वो ऑब्जेक्ट a को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और सेंटर से सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई होता है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अनदर बॉडी। ओके, तो उन्होंने बोला कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लगा हुआ है that is directly proportional to the product of masses m1 m2. Say this is equation number 1, and the force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between them। मैं इस डिस्टेंस को r यूज कर लेता हूँ, आपको कुछ बुक्स में वो d भी मिलेगी, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हो दोनों इक्वेशंस को, नाउ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव आउट करेंगे, सो f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये g यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, सो क्वेश्चन आया होता है आपके दिमाग में व्हाट इज g हियर। सो g जो है, g इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड known as gravitational constant। और जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स वैल्यू होती है, और ये फिक्स वैल्यू इसकी ये है। ओके, ये कैसे कैलकुलेट हुई है वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आपको g के बारे में यहाँ से पता करना हो कि भाई g कैसे कैलकुलेट करोगे, सो g इक्वल टू f इधर है, r स्क्वायर इधर आ जाए, सो इट बिकम्स f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ओके, अब यहां से अगर मैं g की यूनिट की बात कर लेता हूं, यूनिट ऑफ g, सो सिंपल ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला g इक्वल टू f r स्क्वायर m1 m2। तो f जो होता है फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है ऐसा यूनिट न्यूटन, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। नाउ दिस इज r स्क्वायर मींस डिस्टेंस स्क्वायर, सो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 आर मासेस है, सो m1 की यूनिट आपका मास की यूनिट किलोग्राम, m2 की यूनिट भी किलोग्राम, सो इट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपिटल G, or you can say that universal gravitational constant। You can also see it here, Newton meter square per kilogram square। I hope this is clear for you all। इसके बाद फिर आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि मतलब कहाँ कहाँ पे ये हमारे लिए यूजेबल है। सो एज यू कैन सी दैट कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। सोलर सिस्टम में क्या है, सन एंड द प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस
नेपच्यून और आगे जाओगे प्लूटो, और इसके अलावा इन सारे प्लैनेट्स के क्या नाम है मून्स जिन जिनके भी है, जैसे वीनस एंड मरकरी का कोई मून नहीं है. ओके, नाउ द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर फिक्स ऑर्बिट्स. सो प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे अराउंड द सन, व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, अगर मैं इन प्लैनेट्स की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ इज देयर, और अर्थ के पास अपने क्या है, एक मून है. मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, एंड हम अर्थ पे है, अर्थ पे आपका रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है. दे आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन. आपने देखा होगा कि अगर आप अर्थ पे कहीं भी वाटर का फ्लो देखते हो, दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर. तो वाटर का फ्लो कहां से होता है? फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन. व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. आपने सुना होगा, देखा होगा, या फिर कि जो स्पेस है, स्पेस में आपका वाटर, अगर आप बॉटल को खोल के रखोगे, ओके, तो क्या रहेगा, वाटर रिमूव आउट हो जाएगा बॉटल से. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. वी कैन मूव ऑन द अर्थ. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ओके, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारी अर्थ पे है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे, दैट इज एटमॉस्फेयर. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सबको पता है लाइफ इज नॉट पॉसिबल. तो एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ के अराउंड में हेल्ड हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन. सो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है. ओके, अभी हमने यहाँ पे एक चीज को डिस्कस किया था कि जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड में उसका मून रिवॉल्व करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस. यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी दो मास रखे हुए हैं, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटेशन. अब जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो अप्लाइंग सेम काइंड ऑफ फोर्स. तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है. लेकिन अभी क्या है कि ग्रेविटेशन सारी चीजों का भी है, अर्थ का भी ग्रेविटेशन, तो वहां कंफ्यूजन हो सकती थी. इसलिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसको हमने नेम दिया ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज known as gravity, और gravity is denoted by small g. और small g की जो वैल्यू है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए 10 भी यूज कर लेते हैं. ओके, बाकी इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि है क्या. आज की क्लास में सिर्फ इतना है कि ग्रेविटेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन था. इसके बाद जो केपलर्स लॉ है या जो अदर थिंग्स हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप you understand the topic very well. कहीं भी कोई भी आपका डाउट, then you can comment on the comment section. और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, then write down in the comment section. I will try to make it as fast as possible. So more videos के लिए stay tuned, stay safe, stay connected.